नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आपका गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान सभी कॉलेज और स्कूल्स सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बंद कर दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और इस महामारी की वजह से आपकी पढ़ाई बाधित न हो, आपका अध्ययन जारी रहे, इसके लिए कॉलेज शिक्षा प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी शिक्षक महाविद्यालयों में आए हैं या रोज़ाना उपस्थित हो रहे हैं, वो प्रतिदिन आपको आपके विषय से संबंधित सामग्री या अध्ययन जारी रखें और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप तक शिक्षा को पहुंचाते रहें। इसी क्रम में आज मैं दीपक कुमार राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ से आपके बीच में बीए तृतीय वर्ष की कक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कई बार कि जब हम किसी भी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उसके अध्ययन से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाओं के लिए कौन कौन से बिंदुओं को सुनिश्चित किया गया है पाठ्यक्रम के रूप में, और उसकी एक सामान्य क्या रूपरेखा है, उसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए और परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पत्र प्रस्तुत होता है और विद्यार्थी को किस तरह की एक योजना बना करके कार्य करना चाहिए सत्र भर, उसकी चर्चा कक्षा में प्रवेश लेते ही शिक्षक के साथ बैठ करके आपको कर लेनी चाहिए। और यही अवसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र पर एक सामान्य उसकी क्या रूपरेखा है और उसमें किन किन बिंदुओं को समावेशित किया गया है, उन पर सामान्य एक चर्चा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर में पढ़ा है, बीए फर्स्ट ईयर में आपने आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य को पढ़ा था। तत्पश्चात आपने बीए सेकंड ईयर में, यद्यपि आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं अब तक, लेकिन आपने पढ़ा रीतिकालीन साहित्य को। और इस बार अब आप बीए फाइनल में आ गए हैं और बीए का जो अंतिम वर्ष है, इसमें हिंदी साहित्य के अंतिम काल यानी कि आधुनिक काल, जिसे हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और इसमें विभिन्न धाराएं हैं और एक बड़ा व्यापक साहित्य हमारे सामने इस काल की पृष्ठभूमि में या इस काव्य धारा में हमें मिलता है आधुनिक काव्य में। तो आधुनिक काव्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक काव्य प्रश्न पत्र में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले जो अंश शामिल किए गए हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। पहला अंश जो है वह है प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है। आप जानते हैं कि प्रिय प्रवास की रचना इसलिए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और इसमें राधा को एक आधुनिक नायिका के रूप में चित्रित करते हुए समाज सेवा का जो संदेश पूरे साहित्य जगत को प्रदान किया गया है, उससे आप परिचित हो सकेंगे। तत्पश्चात रो रो चिंता सहित ये इसी सर्ग से प्रिय प्रवास में लिया गया है। कुछ पंक्तियां दी हुई हैं पाठ्यक्रम में। जब आप पाठ्यक्रम को इंटरनेट से निकालेंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, तो आपको उसमें वह पंक्तियां भी दिखाई देंगी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास से छठे सर्ग से पवन दूती प्रसंग के रूप में या पवन को दूती के रूप में जो संदेश दिए जाते हैं और उसके माध्यम से कृष्ण तक किस तरह से राधा संदेश पहुंचा रही है, उसका पूरा वृत्तांत इसमें वर्णित है। तत्पश्चात दूसरा जो बिंदु आता है वह मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त की एक कृति बहुत महत्वपूर्ण है 1931 में, जिसकी रचना की गई मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत भारती जो उनकी रचना थी उसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करते हुए जो देशभक्ति के भावों को प्रकट किया, उससे इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। और
इन्हीं राष्ट्रीय कवि की एक अन्य कृति जिसे रामचरितमानस के बाद पूरे हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, राम कथा है, नाम है साकेत। इसके 9वें सर्ग, आप जानते हैं इसमें 12 सर्ग हैं, 12 सर्गों में पूरी राम कथा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो इसका 9वां सर्ग जो विशेष रूप से उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी हैं उसके विरह से प्रेरित होकर के या उसके विरह का वर्णन करते हुए किस तरह से एक नारी के मन की जो सूक्ष्म भावनाएं, जो कोमल संवेदनाएं होती हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास इस अंश में किया गया है। और ये पूरा देखें आप, इसमें बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, भावुक गीत हैं। उन भावुक गीतों की एक बड़ी श्रृंखला हमें इस सर्ग में देखने को मिलती है। वेदने तू भली बनी, विरह संग अभिसार भी। तो ये पंक्तियां हमें पढ़ने को मिलेंगी इस अंश में। और साथ ही इनका एक चंपू काव्य है यशोधरा। चंपू काव्य यशोधरा है। चंपू का मतलब होता है जो गद्य और पद्य मिश्रित है। तो उसमें से कुछ 2 जो गीत हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं इस अंश में। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी हैं और महात्मा बुद्ध जब सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद यशोधरा की जो मनोदशा है उसको व्यक्त करती हुई कुछ गीत, उनकी कुछ कविताएं इस अंश में प्रस्तुत की गई हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगी। तत्पश्चात छायावाद के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना बीती विभावरी जागरी जो उनके लहर काव्य संकलन से संकलित है। तत्पश्चात एक और चंद्रगुप्त नाटक उन्होंने लिखा। चंद्रगुप्त नाटक का एक गीत बड़ा प्रसिद्ध है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, वह भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उनकी एक अन्य रचना आंसू, जो कि जिसमें कवि ने अपने हृदय की जो मार्मिक वेदना और जो उनकी पीड़ा है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है, वह भी आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही कामायनी जो आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने का जिसे गौरव प्राप्त है आज तक, वह भी आपको पढ़ने को मिलेगा कामायनी में। और कामायनी का एक सर्ग, इसमें भी काफ़ी सर्ग हैं और इसका एक सर्ग जो श्रद्धा सर्ग है वह आपको पढ़ने को मिलेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के शिव होने का जिनको गौरव प्राप्त है, वह भी आपको उनकी कुछ रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी। तुम और मैं, संध्या सुंदरी जो कि उनकी प्रकृति परक रचना है, तोड़ती पत्थर जो उनकी प्रगतिशील रचना है, भिक्षुक जो सामाजिक यथार्थ है हमारे समाज का उसको प्रस्तुत करती हुई रचना। और तत्पश्चात एक और रचना तुलसीदास जो कि उन्होंने 1936 से 38 के बीच में लिखी थी, उस तुलसीदास का भी कुछ अंश आपको पढ़ने को मिलेगा। सुमित्रानंदन पंत की कुछ पंक्तियां हैं। सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप जानते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार या चितेरे कवि कहे जाते हैं और छायावाद में उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। ऐसे शब्द शिल्पी सुमित्रानंदन पंत की मोह, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, द्रुत झरो, ये कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। महादेवी वर्मा की रचना, महादेवी वर्मा जो रहस्यवादिता के लिए विशेष रूप से ख्याति प्राप्त हैं छायावाद में, उन छायावादी रहस्यवादी कवित्री महादेवी वर्मा जी की कुछ गीत आपको पढ़ने को मिलेंगे। कह दे माँ अब क्या देखूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रीतम का पथ आलोकित कर, जाग तुझको दूर जाना। ये भी बहुत इनकी एक आह्वान परक गीत है। ये सारे गीत आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय के प्रति, जनतंत्र का जन्म और इनकी एक महत्वपूर्ण कृति कुरुक्षेत्र जो कि इन्होंने 1946 में लिखी थी, उसके 6ठे सर्ग से आपको कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिलेंगी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पंक्तियां, यह दीप अकेला स्नेह भरा हूँ, गर्व भरा मदवाता पर, मुझको भी पंक्ति को दे दो। या नदी के द्वीप कलगी बाजरे की, या सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, शहर में भी बसना भी तुम्हें नहीं आया, तो पूछूं एक बात दोगे उत्तर। तो इस तरह की एक पंक्ति है कि विष कहाँ से पाया, डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया। और हिरोशिमा, एक आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरे थे तो उससे प्रेरित होकर के वहाँ के जनजीवन पर उस परमाणु बम के विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसको व्यक्त करते हुए भी एक बहुत सुंदर कविता है इनकी हिरोशिमा, यह भी आपको पढ़ने को मिलेगी। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन जन का एक चेहरा, मुझे कदम कदम पर और भूल गलती। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि हैं, लेकिन इनकी जो चेतना है मूलतः प्रगतिवादी है और प्रगतिवादी चेतना की ये प्रगति
वादी कविताओं के साथ आपको प्रयोगवादी जो संरचना है उसको समझने का मौका गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में मिलेगा। धूमिल जो समकालीन कवि माने जाते हैं और बड़े आक्रोशित कविताएं लिखते हैं, इनकी प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम जैसी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई कविताएं हैं। साथ ही दुष्यंत कुमार जो मेरे प्रिय कवि भी हैं और उनकी गज़लें आपको पढ़ने को मिलेंगी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, या ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, और भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। ये सारी गज़लें आपको पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, कौन सी धाराएं प्रमुख हैं, वो सारी धाराएं हमें पढ़ने को मिलेंगी। चाहे उसमें राष्ट्रीय काव्य धारा है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये सारी बातें हम करेंगे। साथ ही काव्य बिंब, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी नाम की जो 4 प्रमुख तत्व माने जाते हैं आधुनिक कविताओं में, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। और अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। इसमें निबंध और कथेतर जो गद्य विधाएं हैं, कथेतर का मतलब है कथा से इतर, जो कहानी और उपन्यास से संबंधित नहीं है। फिर उसमें निबंध भी हैं, संस्मरण भी हैं, रेखा चित्र भी हैं, रिपोर्टाज भी हैं, आत्मकथा और जीवनी के कुछ अंश हैं, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। निबंध हैं महत्वपूर्ण रूप से बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, नगेंद्र जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। बहुत सारे निबंधों की जो शैलियां हैं उनको समेटते हुए बहुत सुंदर निबंधों का संकलन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है इस प्रश्न पत्र में। तो आप ये जब पढ़ेंगे तो आप गद्य की जो समृद्ध परंपरा है हमारे साहित्य की, उससे आपका परिचय हो सकेगा। कथेतर गद्य विधाएं जिनमें संस्मरण आते हैं, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त और आत्मकथाएं, ये सभी आपके दूसरे पेपर में शामिल की गए हैं। इसमें महादेवी वर्मा के संस्मरण, रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। रेखा चित्र में आपको गोविंद दास जी और राम वृक्ष बेनीपुरी के आप रेखा चित्र पढ़ पाएंगे। रिपोर्टाज में रंगे राघव का अदम्य जीवन जो कि उनके संकलन तूफानों का बीच से लिया गया है, और साथ ही फणीश्वरनाथ रेणु का कुत्ते की आवाज़ जो कि ऋण जल धन जल नामक इनके संग्रह से लिया गया है, जो कि विशेष रूप से बाढ़ की जो विभीषिका है, चाहे वो बिहार की है और उत्तर प्रदेश पटना के आसपास की जो बाढ़ की विभीषिकाएं रही हैं, उनकी जो आंखों देखी घटनाएं ऐसी रही हैं, उनको उन्होंने रिपोर्टाज के रूप में प्रस्तुत किया है। यात्रा वृत्त में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन जो बड़े यायावर माने जाते हैं, इनका एक संकलन है, अरे यायावर रहेगा याद। वहाँ से इन्होंने एक रचना लिखी है, उसमें बहता पानी निर्मला, इसका संकलन किया गया है पाठ्यक्रम में। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय जिसे एक ललित निबंध भी माना जाता है, और धर्मवीर भारती ग्रंथावली के खंड 4 से यह लिया गया है, आपके संकलन में शामिल किया गया है। और आत्मकथ्य में संपादक हैं कमलेश्वर और मोहन राकेश ने जो गर्दिश के दिन नाम का एक आत्मकथ्य लिखा है, उसमें से एक संकलन प्रस्तुत किया गया है, एक रचना प्रस्तुत की गई है गर्दिश के दिन से। तो इसके साथ ही निबंध क्या है, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, ये क्या है, उनका सामान्य परिचय, उनकी एक विकास की जो परंपरा चलती आई है साहित्य में वो क्या रही है, उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास इस खंड में किया गया है। और साथ ही हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं। आप जानते हैं कि हिंदी अनेक उपभाषाओं और बोलियों का समूह है, विशेष रूप से 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का समूह मिलकर के हिंदी के स्वरूप को निर्मित करता है। तो हिंदी भाषा क्या है, उसकी कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, और वो कहाँ, भारत के कौन से क्षेत्रों में उनको बोला जाता है, कहाँ उनका प्रचलन कहाँ है उनका। और साथ ही हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि, उस देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषताएं हैं और उसकी कौन सी कमियां हैं, और साथ ही साथ रोमन लिपि के साथ उसका क्या अंतर है, और हमारे लिए एक लिपि का क्या महत्व हो सकता है, उसका विकास कहाँ से हुआ, उसकी पूरी परंपरा को समझने का प्रयास हम इस खंड में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को देख करके एक बार पाठ्यक्रम की एक सामान्य रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बैठा लेंगे, तो आपको अध्ययन करने में कुछ सरलता का अनुभव होगा और कुछ आप विषय वस्तु से बहुत
सहजता के साथ जुड़ पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और विषयवार जो भी हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो आपको विषयवार अध्ययन के लिए सामग्री प्रस्तुत करते रहेंगे और आप उनसे लाभ उठा पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।